नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराता हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि रत्न गर्भा इस धरती पर जाने कितने रत्न पड़े हैं, इतिहास के स्वर्णिम पड़ों में यत्र तत्र सर्वत्र पड़े हैं। यह वही रत्न है जो चंपा के फूलों से सुशोभित इस चंपारण की धारा को गुलजार करने हेतु कटिबद्ध हैं, प्रयत्नशील हैं, जिनसे मैं आप सभी को रूबरू कराता हूं। एक केसरिया विधानसभा के प्रबल दावेदार प्रत्याशी हैं रविंद्र कुमार सिंह जी। श्रीमान, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी तारीफ के शायद मैं काबिल नहीं हूँ जो आपने किया, लेकिन उद्देश्य ये है कि केसरिया दुनिया के मैप पे विराजमान हो जाए, क्योंकि केसरिया ये डिज़र्व करता है। केसरिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका कि पूरी दुनिया में जाना जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं ग्लोबल हिंदू फेडरेशन से अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में जुड़ा हुआ हूँ। पूरी दुनिया ट्रैवल करता हूँ मैं, और सारी दुनिया में मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है, जिसमें मैंने ये देखा है कि हिंदू जहाँ पे भी है, भारतीय जहाँ पे भी है, जिस देश में भी है, वो वहाँ पे अपनी अपनी अस्तित्व का कमांड किए हुए है। अपने कमांड से वो उस कंपनी को, उस चीज़ को, उस क्षेत्र में वो बहुत प्रभावशाली ढंग से काम कर रहा है। आप अमेरिका में गूगल के सुंदर पिचाई जी को देख लीजिए, ब्रिटेन में आप आर्सेनल के लक्ष्मी मित्तल को देख लीजिए, वत्स जी को देख लीजिए, कनाडा में सारे के सारे हिंदू जो हैं अपनी अपनी जगह पे बहुत कामयाब हैं। लेकिन जब मैं अपने बिहार को देखता हूँ और अपने खास करके अपने क्षेत्र को देखता हूँ, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही चीज़ें ऐसी हैं जो कि इम्प्रूव करने योग्य हैं, और जिसका इम्प्रूवमेंट अब बहुत आवश्यक हो गया है। हमारा जो पीठ है वो दीवार से ऑलरेडी लगा हुआ है। भ्रष्टाचार में हर चीज़ डूबी हुई है। भ्रष्टाचार इनफैक्ट एक सिस्टम बन गया है। कोई भी काम बिना भ्रष्टाचार के नहीं हो पाता है, अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली। वही हिंदू जो दूसरे जगह पे रह के भ्रष्टाचार से कंप्लीटली दूर है, वही हिंदू जब बिहार में, भारत में या चंपारण में है, वो एक सिस्टम बना के भ्रष्टाचार कर रहा है, जो कि बहुत ही दुखदाई अवस्था है हमारे देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए। मुझे एक लाइन हमेशा के लिए रजिस्टर कर गई थी मेरे दिमाग में, रीडर्स डाइजेस्ट की। किसी प्रधानमंत्री आए थे, बहुत छोटा था मैं तब, वो लाइन मुझे अब तक याद रह गई, क्योंकि उन्होंने बोला था कि गिव मी बिहार, आई विल फीड रेस्ट ऑफ इंडिया विदाउट डूइंग एनीथिंग। दैट मीन्स कि बिहार हैज़ गॉट द पोटेंशियल विच कैन टेक ऑल ओवर द कंट्री एंड फीड ऑल ओवर द कंट्री। अगर किसी जापानीज ने कहा है तो डेफिनेटली उसने नाप तोल के ये बात कही होगी, और मुझे इस बात पे आज भी विश्वास है कि अगर बिहार ठीक से काम करे, बिहार में जो पोटेंशियल है उसका पूरी तरह से इस्तेमाल हो, तो डेफिनेटली बिहार सबसे आगे का राज्य बन सकता है। आप राजनीति में पदार्पण किए हैं, जबकि आप एक समाज सेवी हैं और पूरी दुनिया आपको समाज सेवक के रूप में जानती है। फिर राजनीति में पदार्पण का क्या कारण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न आप मेरे से पूछ रहे हैं। देखिए, एक सामाजिक सेवा का एज ए इंडिविजुअल एक दायरा है। एक सीमा के अंदर मेरी शख्सियत या मेरा सक्षमता एक सेवा का कर सकती है, लेकिन जब तक सेवा का एक ऑफिशियल रूप नहीं हो, जब तक करप्शन हर जगह से हटे नहीं, और जो चीज़ राजनीति जिस चीज़ के लिए बनी है वो राजनीति का असल चेहरा सामने नहीं आए, तो सेवा का रूप जो है वो बड़ा नहीं हो सकता है।
सेवा एक आदमी करे, सेवा एक संस्था करे और सेवा एक सरकार करे, तीनों में बहुत फर्क है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं सरकार की तरफ से, सरकार के उसमें आके सेवा करूँ, जिससे कि सेवा का दायरा मेरा बढ़े। और स्टार्टिंग में कर रहा हूँ डेफिनेटली चंपारण, अपने केसरिया विधानसभा से मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा, चंपारण में, फिर बिहार में, फिर देश में, और इंटरनेशनल तो है ही है पहले से ही, तो उसको लिंक करने की कोशिश करूंगा मैं। आप केसरिया विधानसभा क्षेत्र का चुनाव ही क्यों किए? आप चंपारण में किसी भी जगह से चुनाव लड़ सकते थे। राजनीति में ही जब आना है और सेवा ही करना है तो बहुत सारा दायरा है। आपने बिहार और बिहार में भी केसरिया का चयन क्यों किया? यह आपकी जन्मभूमि है इसलिए या कोई और कारण है? देखिए, मुख्य कारण तो यही है, सच्चाई यही है कि मेरी जन्मभूमि है और जन्मभूमि के प्रति मेरा लगाव है। आपके निगाह में केसरिया विधानसभा के लोगों की क्या समस्या है? यहाँ के लोग किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनका निदान होना जरूरी है? केसरिया विधानसभा में अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो, मतलब मुझे पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, कि जितने लोग हुए हैं उन्होंने विकास के रूप में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है और सामाजिक स्तर जो है लोगों का वो ठीक से उस स्तर पे नहीं पहुंचा है, टूरिज़्म उस स्तर पे नहीं पहुंचा है जो केसरिया डिज़र्व करता है और केसरिया के लोग डिज़र्व करते हैं। उसमें केसरिया के लोगों का भी कुछ दोष है और केसरिया के नेताओं का भी दोष है। अगर केसरिया के नेताओं का दोष मैं कहूँ तो उससे पहले मुझे ये कहना पड़ेगा कि केसरिया के लोगों का भी इसमें इग्नोरेंस है। कुछ कुछ छोटे छोटे लालच में आके, छोटी छोटी प्रवृत्तियों में आके लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों का चुनाव कर लिया है कि एक सिस्टम बन गया है आज के दिन में कि एक सिस्टम के तहत भ्रष्टाचार हो रहा है और वोट भी खरीदे जा रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई मीन वोट की भी वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो कि मैं अपने प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ। और जनता ये नहीं समझ रही है कि 5,000 10,000 रुपये लेके वो 5 साल तक अपने 5,000 10,000 हर महीने की चीज़ को गंवा दे रही है। इसलिए मुझे यहाँ पे शुरुआत करनी है बेसिकली, और मैं चाहता हूँ कि ये सिस्टम किसी न किसी को, किसी न किसी के रूप में रोकना पड़ेगा। क्या राजनीति को पेशा मानते हैं या शौक? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं राजनीतिक को शौक मान रहा हूँ, पेशा नहीं मान रहा हूँ। और यही कारण है कि मैं सक्षम होते हुए भी किसी पार्टी को अप्रोच नहीं कर रहा हूँ टिकट के लिए, क्योंकि टिकट अगर मैं जाऊँगा, अप्रोच करूँगा तो वो एक व्यापार बनेगा और व्यापार के तहत मैं इसको व्यापार नहीं बनाना चाहता हूँ। विश्व के मानचित्र पर केसरिया बौद्ध स्तूप में प्रथम स्थान पर माना जाता है और इसका विकास प्रत्यक्ष है, सामने है। आप केसरिया अर्थात अपनी जन्मभूमि को ही सींचने का प्रारंभ किए हैं, तो आपका क्या मास्टर प्लान होगा? आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? कैसे यहाँ की जनता को आप सेवा करेंगे? इस संदर्भ में 2 शब्द। देखिए, केसरिया के लिए मूल रूप से मैंने 4 स्तंभ बनाए हैं जिसके ऊपर हमारा विकास होना चाहिए। केसरिया में पर्यटन का बहुत ज़्यादा स्कोप है और उसको, पर्यटन को सबसे आगे बढ़ाने में जो बुद्ध स्तूप है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, मार्क है। बुद्ध स्तूप को बढ़ाने के लिए, बुद्ध स्तूप की जो रुकावट हो गई है बीच में, उसको मैं समझाने के लिए, उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मैं भारत सरकार के जो मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी, उनसे कई बार मिला और उन्होंने मेरी बात मानी, मेरी मतलब इच्छा को वो समझे कि ये इसमें सच्चाई है, तो उन्होंने मेरे को सहायता करी है और उसके फलस्वरूप बुद्ध स्तूप में पुनः निर्माण का काम, जो वॉशरूम जो वहाँ पे नेग्लेक्टेड था, वॉशरूम नहीं था, उस पर कार्य शुरू हो गया है। बिजली की कमी जो थी वहाँ पे, उस पर कार्य शुरू हो गया है। और बुद्ध स्तूप के साथ मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया है कि हमारे केसरिया क्षेत्र में 4-5 और ऐसे पॉइंट्स हैं
जिसको कि बुद्ध स्तूप में जो आए टूरिस्ट वो इन और 4-5 स्थानों पे जाए और टूरिज्म का एक दिन का कम से कम पैकेज हमारे यहाँ पे केसरिया में बने। उसको मैंने एक ढेकाहा मठ है हमारा, जो कि हार्डली 4-5 किलोमीटर है केसरिया स्तूप से। इसका इतिहास भी 850 साल पुराना है और ये बहुत सी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। ये मठ बहुत सारे आश्चर्यजनक यहाँ पे चमत्कार हुए हैं जिसके लिए जाना जाता है मठ। और इस मठ को और प्रसिद्ध करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे हनुमान जी की 84 फीट की मूर्ति का संकल्प लिया गया है। उसमें से 24 फीट का निर्माण ऑलरेडी हो चुका है। तीसरा जो पॉइंट मैं चाहता हूँ यहाँ पे डेवलप करने का, वो नया हमारा केसरिया का जो पुल बना है, 70 घाट पुल जो बना है, वहाँ से नौकायान का बहुत अच्छा साधन है। तो नौकायान वहाँ से शुरुआत करके हम डुमरिया पुल तक नौकायान करेंगे। और क्योंकि नौकायान जो बाहर से लोग आते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है और वो लोग नौकायान करना चाहते हैं, तो ये मैं नौकायान यहाँ से करना चाहता हूँ। और वहाँ से फिर पिकअप करके उन लोगों को सरोतर पक्षी विहार है हमारा, बहुत फेमस पक्षी विहार है, जहाँ पे कि माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह आते हैं, वहाँ पे उनको ले जाएं। वो चौथा पॉइंट होगा हमारा। और 2500 साल से पुराना शिवलिंग है हमारे यहाँ, केसरनाथ बाबा से जिसको नाम से जाना जाता है, उस शिवलिंग को 5वां पॉइंट के रूप में डेवलप करेंगे। जब हम ये 5 पॉइंट कनेक्ट करेंगे तो वो एक दिन का टूर पैकेज होगा। और केसरिया आने वाला कोशिश करेगा कि रात को यहाँ पे अगर रुकने का साधन है तो रुक जाए। तो ये 5 पॉइंट्स पे कुछ न कुछ डेवलपमेंट होगा। कुछ चाय की दुकान, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स की दुकान, कुछ एम्प्लॉयमेंट चारों तरफ 5 पॉइंट पे होगा और उससे कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, समृद्धि होगी केसरिया की। रात में अगर हमारा टूरिस्ट यहाँ पे रुकता है तो होटल हमारा सक्सेसफुल होगा, होटल के सप्लाई सक्सेसफुल होंगे और एक तरह का विकास होगा। ये पहला स्तंभ है मेरा। दूसरा स्तंभ है मेरा आयुर्वेद का। आयुर्वेद, कोविड के बाद आयुर्वेद की समझ लोगों को कुछ ज़्यादा हो गई है और आयुर्वेद ही एक तरह से सक्षम है जो कि आगे हम लोगों को आगे के दृश्य में बहुत अच्छा आगे होने वाला है। इसको रियलाइज़ करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने, उन्होंने आयुष मंत्रालय अलग से बनाया है जिसके मंत्री भी अलग हैं, नायक जी। और इस विभाग में मैंने 8 महीने पहले यहाँ पे एक हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करवाया है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का, और उसमें ओपीडी हमारी रेगुलरली चालू है। इसके उपलक्ष्य में, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे करीब 125 ऐसे पौधे हैं, औषधीय पौधे, जो कि लगाए जा सकते हैं, जिनका चयनीकरण हो चुका है। और ये पौधे लगाने के बाद इनके घटक की तैयारी, मतलब कच्चा माल की तैयारी हम यहीं पे करेंगे और उसमें भी कुछ लोग एम्प्लॉय होंगे। तीसरा स्तंभ है मेरा, जो कि मेरी अपनी आईटी कंपनी है, कई जगह पे है उसके ब्रांचेस, और यहाँ पे भी हम लोग उसका एक ब्रांच खोलना चाहते हैं, जिससे कि आईटी में कुछ इस तरह की बेसिक रिक्वायरमेंट इंटरनेट के सिवा ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उस आईटी ब्रांच को हम लोग यहाँ पे खोल के, जो लोग हमारे प्रवासी भाई बाहर से आए हैं वो अगर यहीं रुक जाएं तो उनको रोकने की हम लोग पूरी व्यवस्था कर रहे हैं आईटी विभाग में भी। तो ये तीसरा स्तंभ है। चौथा स्तंभ है मेरा कि फर्टिगेशन टेक्निक एक है एग्रीकल्चर का, जिसमें कि रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम होता है, अच्छा और यूटिलाइजेशन होता है और उसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। वो जो सब्जियां उगेंगी उसमें, उसका हम लोग एक्सपोर्ट के हमने पैरामीटर्स बना लिए हैं, एक्सपोर्ट के कॉन्टेक्ट्स बना लिए हैं और वो सारा का सारा जो सब्जी है एक्सपोर्ट हो जाएगा। इस तरह से एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड पूरा मैंने डेवलपमेंट का प्लान बनाया है। 5वां स्तंभ मेरा बाद में आएगा, जबकि मुझे सरकार की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे काम मैं सरकार के बिना मदद के कर रहा हूँ। 5वें स्तंभ में मुझे सरकार की जरूरत पड़ेगी जब मैं कुटीर उद्योगों का निर्माण करवाना चाहूँगा, डिसेंट्रलाइज बेसिस पे, अलग अलग जगह पे, जो कि कृषि आधारित कुटीर उद्योग होंगे। ये है मेरा प्लान। क्या बौद्ध के नाम से बिहार जाने वाला यह जगह बौद्ध का स्थली गिनी जाती है केसरिया, क्या उसको आप बिहार के नंबर 1 पटल पे लाना चाहते हैं? इसी मानसा के तहत आप 15 केसरिया से चुनाव लड़ने आए हैं। क्यों नहीं? अगर
मंशा तो यही है कि चूंकि हाईएस्ट स्तूप जो है दुनिया का वो अगर केसरिया में है, तो उसकी पर्यटन तालिका पर, उसकी सूची, पर्यटन सूची पे उसको अवश्य निश्चित रूप से ऊपर होना चाहिए। जहाँ पे ये है उससे बहुत ऊंचा होना चाहिए, नंबर 1 की जगह पे होना ही चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट स्तूप है। केसरिया के युवा के प्रति आपने तो बता दिया कि आईटी सेल के माध्यम से आप उन्हें रोजगार मुहैया कराएंगे, जगह जगह पर आपकी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की बढ़ावा देंगे। फिर भी मैं आपके माध्यम से दर्शकों को यह बताना चाहता हूँ कि यहाँ शिक्षा और हेल्थ सेक्टर में भी बहुत सारी कमियां हैं। इस पर आपका क्या मानसा है? इस पर 2 शब्द। जी, मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे, और मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा में जिसको बोलते हैं ना पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, इतना ज़्यादा एनालिसिस है कि इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट की माइक्रो लेवल पे सूचना प्रणाली है जो कि सारे टीचर्स जो हैं वो फीडबैक देने में लगे हुए हैं, और एक्चुअल जो शिक्षा हो रही है वो ना के बराबर है। और वो सारा फीडबैक जो है वो एक ही चीज़ पे हो रहा है, और वो है खिचड़ी जो खिलाई जा रही है, उस खिचड़ी के ऊपर सारा फीडबैक लिया जा रहा है। सारा व्यवस्था जो है, सिस्टम जो है, वो खिचड़ी के फीडबैक में लगा हुआ है, और शिक्षा बहुत बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है यहाँ पे। तो ये सही नहीं है नीति। जो शिक्षा की रियल चीज़ है उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। एक ही चीज़ मुझे देखने में आई है शिक्षा में पॉजिटिव, कि कुछ लड़कियों ने एजुकेशन सिस्टम में किसी न किसी कारण से, साइकिल के कारण हो या किसी भी कारण हो, कुछ इंटरेस्ट लिया है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन शिक्षा का स्तर जो है वो निश्चित रूप से बहुत गिर गया है पहले की अपेक्षा। आप इस पर क्या पहल करेंगे? कैसे शिक्षा के स्तर में कैसे सुधार होगी? इस पर आपकी क्या मंशा है? जी, शिक्षा के स्तर पे व्यापक रूप से सुधार करना होगा, तो मैं सरकार से ही मिलके इसकी व्यवस्था कर सकता हूँ। सरकार से मिलके ही अपील कर सकता हूँ कि जो चीज़ जरूरी नहीं है उसको आप लोग किसी न किसी तरह से इसको हटाइए, और जो जरूरी है उस पर आप अपना काम कीजिए। सरकार से मिलके, मैं सरकार में रहूँ, सरकार में नहीं रहूँ, चुनाव जीतूं या नहीं जीतूं, मैं निश्चित रूप से अपने वॉइस को, अपने आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाना चाहूँगा कि ये जो सिस्टम है आपका, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, और इसमें फीडबैक ओरिएंटेड सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन लेवल को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। महिला सशक्तिकरण के प्रति आपकी क्या मंशा है? महिलाओं के उत्थान और उनके अबला को सबला बनाने के लिए आपकी क्या सोच है? इस पर 2 शब्द। जी, बहुत ही आवश्यक प्रश्न है ये, कि 50% पॉपुलेशन जो है, उस पॉपुलेशन की समृद्धता को, उसकी शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए और उनको कैसे मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए। इसके लिए सबसे अच्छा शुरुआत जो है वो कुटीर उद्योग से हो सकता है। घर घर में उद्योग हो जाए और उसका मार्केटिंग जो है वो ढंग से हो जाए। जो हमारी महिला है वो घर से निकलने के लायक अगर नहीं है, लायक इन सेंस कि अगर टाइम नहीं है, वो अगर वो उसके पास नहीं है, तो घर तक हम लोग उद्योग पहुंचा के उनसे उनका जो कलेक्शन करें, जैसे अचार बनाना है, कपड़े सिलना है, ये सब का एक मॉडल तैयार करके हम इनको दें और ये लोग हम लोगों को एक जगह पे सब इकट्ठा करें बिना घर से गए हुए बाहर, और इनको फिर हम लोग एकत्रित करके इनके शक्तिकरण का हम लोग इनको फायदा उठाएं दें। धन्यवाद। आप देख रहे थे हरदिल अजीज रविंद्र सिंह जी को, जो 15 केसरिया विधानसभा के प्रबल दावेदार प्रत्याशी हैं, और होने भी चाहिए, क्योंकि कहा गया है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, और इसी उद्देश्य से इन्होंने अपने जन्मस्थली को चुना है। मैं एसके कश्यप, जर्नलिस्ट, बिहार।